Hello everyone, good morning and welcome to online platform of BMW, that is Basic Maths Wala, a true direction for ICSE board and CBSE board। आज की क्लास में हम लोग जनरल टर्म को जानेंगे, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जनरल टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म nth टर्म भी कहा जाता है और इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। डिनोट करने वक्त इसको tn से डिनोट करो या फिर an से या फिर l से, तीनों में कोई अंतर नहीं है। कहीं पे tn लिख दिया जाएगा, कहीं पे an लिख दिया जाएगा, कहीं पे l लिख दिया जाएगा, तीनों का मीनिंग सेम है, बस अलग अलग सिंबल है tn an l, लेकिन तीनों डिनोट करता है जनरल टर्म को। जनरल टर्म को लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लिए कि लेट a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 आर इन एपी। हम मान लिए कि ये डाटा एपी में, और मानना क्या है ऐसे भी एपी में ही है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो a प्लस 4d में से a प्लस 3d को घटाओ तो a से a कैंसिल, 4d में से 3d जाएगा d, a प्लस 2d में से a प्लस d को अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते हैं एपी चेक करने के लिए, तो a से a कैंसिल, 2d में से d चला जाएगा, फिर अगेन d। मतलब जो ये डाटा लिखा हुआ है वो एपी में लिखा हुआ है। थ्रू आउट द सीरीज अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा रहे हैं तो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। अब जैसे देखो होता क्या है, एक तरह ह्यूमन बींग्स का ये नेचर है कि जैसे हम लोग सीख गए हैं एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, प्रीवियस वीडियो में T2 माइनस T1 इस टाइप का सब कुछ हम लोग सीख गए निकालने के लिए। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि जैसे कुछ भी एक डाटा ऐसे लिख दिया, सपोज 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब कहेगा इस वाले एपी का 50वां टर्म बताइए, 100वां टर्म बताइए, 150वां टर्म बताइए, 150th टर्म बताइए। तो मुश्किल है कि अब ऐसे तो हम दो दो बढ़ा के लिख के 150वां टर्म तक तो जाएंगे नहीं। प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है कि इसके पास कोई ना कोई एक यूनिक फार्मूला आएगा, और वो यूनिक फार्मूला हम लोग आज इस क्लास में डील करेंगे। तो एक बात हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना, ये हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, होल लाइफ के लिए, कि जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल एक छोटा सा एपी लिखें, कुछ खतरनाक एपी भी यहाँ हो सकता है, और आपसे पूछे कि 150वां टर्म बताइए, तो पूरे होल लाइफ के लिए हम एक बात बता रहे हैं कि ध्यान से सुनोगे। जैसे मान लो कि अभी ठंड के दिन भी है और पूरा कस के कुहासा लगा हुआ, कुहासा इन द सेंस मतलब फॉग, पूरा भयानक फॉग लगा हुआ है, और उसमें मान लो कि आपको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन पॉइंट है आपका कहीं, और आप सोचते रहेंगे कि फॉग हटेगा तब जाएंगे, फॉग हटेगा तब जाएंगे, तब तो पता चलेगा कभी कभी दिन के 2 बजे तक फॉग हटेगा ही नहीं, तो आपका तो वही रह जाएगा और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जनरल टर्म जैसे 150वां टर्म, तो किसी भी एपी का जैसे मान लो डायरेक्ट हम यहाँ से अपना डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं जा सकते हैं इतना कुहासा में चाहे फॉग में, लेकिन 1 डेग 2 डेग 3 डेग 4 डेग इस टाइप से डेग बढ़ा बढ़ा के हम लोग अपना डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 डेग 2 डेग बढ़ाइए, 1 डेग बढ़ाइएगा ना तो अगला डेग के लिए अपने आप ये फॉग हट जाता है, फिर दूसरा डेग बढ़ाइए फिर फॉग हट जाएगा। तो जनरल टर्म में इसका हम 150वां टर्म नहीं बता पाएंगे, 100वां टर्म नहीं बता पाएंगे डायरेक्ट, लेकिन इस एपी का कोई फर्स्ट टर्म पूछेगा तो बता ही सकते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और आप इसको लिखे जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है, तो ए। फर्स्ट टर्म तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि यही फर्स्ट टर्म है ए, और इसको ऑब्जर्व करके चलिएगा। सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, कुछ ऑब्जर्व करते जाइए दिमाग में क्या बात जा रहा है। फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d। लिखिए इसको प्रॉपर, आप लिखेंगे तो अपने आप मैथ्स में कुछ ऐसा होता है ऑब्जर्व करना रहता है, और ऑब्जर्व करने के बाद आप डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाओगे क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे फिफ्थ टर्म तो a प्लस 4d, थोड़ा ध्यान से देखो कि फिफ्थ टर्म 4d, फोर्थ टर्म 3d,
मतलब ऐसा कुछ नहीं, जितना नंबर टर्म है, जैमा टर्म है, उससे एक कम डी है। फिफ्थ टर्म 4d, फोर्थ टर्म 3d, थर्ड टर्म 2d, सेकेंड टर्म d, मतलब जितना टर्म बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो 0d, वो एक भी डी नहीं। मगर इसी तरह से हम पूछे 50वां टर्म तो 49d, 100वां टर्म 99d, अगर पूछे 2025वां टर्म तो 2024d, एक कम है। और ये तो सबको फ्री में मिल रहा है, ये जो ए है ये तो सबको फ्री में मिल रहा है। तो अगर 100वां टर्म निकालेंगे तो उसमें भी ए को चिपका देंगे, ए प्लस 99d। 2025वां टर्म निकालेंगे तो उसमें भी चिपका देंगे ए प्लस 2024d। इस पैटर्न को पकड़ना है, इस पैटर्न से पकड़ने के बाद यही नहीं कि फार्मूला से प्रूव होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा कुछ मैथ्स में बनता है। पैटर्न ऑब्जर्व करना, जो मान लो कि ये एक ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर का चीज है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर और ये दो 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 बढ़ा के और 150 टर्म लिखें तो इम्पॉसिबल है। तो पैटर्न पकड़ना है। तो जैसे देखिए ये सबको मिल रहा है कि सब हमको 50वां और 100वां नहीं चाहिए, जनरल टर्म चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म को जितना है nवां टर्म तो उससे एक कम डी, तो एक कम डी तो n-1d, और a इसको भी मिलेगा a प्लस n-1d। nth टर्म a प्लस n-1d, और nth टर्म को हम dn लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक बात यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि तीनों में अंतर नहीं। जनरल टर्म का मतलब कोई भी टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म, 150वां टर्म, ये जनरल ही है ना, जनरल टर्म। और nवां टर्म, तो nवां का मतलब ये मैथमेटिकल हो गया ये कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 150। तो 50वां टर्म, 100वां टर्म, 150वां टर्म। और लास्ट टर्म इसको क्यों बोलते हैं? लास्ट टर्म में चलते मान लो कि इसका पूछे 150वां टर्म, तो जहां पर हम ऐसे दो दो बढ़ाते जाएंगे और जहां 150वां टर्म आ जाएगा वहां पे हम रुक भी जाएंगे, और वहां पे रुक जाएंगे तो वही हमारे लिए लास्ट टर्म भी हो जाएगा, 150वां टर्म ही लास्ट हो जाएगा। ये चलते जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म एक ही चीज है, तीनों में कोई फर्क नहीं। तो nth टर्म को हम लोग tn लिख देंगे, nth टर्म को tn लिख देंगे, और tn इक्वल टू फार्मूला आपका अपने आप बन गया a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखेंगे भाई। nवां टर्म n-1, 100वां टर्म 100-1, 99d होता है ना, 50वां टर्म 49d, nवां टर्म n-1d, और a तो सबको फ्री में मिल रहा था तो इसको भी फ्री में मिलेगा, यानी कि tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जनरल टर्म मींस कोई भी टर्म, 100वां टर्म, 50वां टर्म, 150वां टर्म, 250वां टर्म, कुछ भी निकाल सकते हैं। नाउ जहां पर वेयर a रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, जो भी एपी देगा उसका फर्स्ट टर्म देखेंगे जो है वो पुट करेंगे। d will represent common difference and n represent common difference। do you know t2 minus t1, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, t2 minus t1 करके हम लोग d निकाल लेंगे। n है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे मान लो कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ से 1 3 5 7 तो लास्ट 7 है तो क्या 7 टर्म है, 4 ही टर्म है, तो 1 से 7 तक लिखा हुआ है तो 4 टर्म है। तो मान लो कि 1 से लेके कोई इसी तरह से ऑड नंबर में कोई मान लो कि 2023 लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से फॉलो करते जाए, लास्ट में 2023 है। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि यहाँ से लेके 2023 तक नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बात ध्यान देना, इस पूरा इंग्लिश का पूरा रिसर्च मत करने लगना, बस मेरा एक ट्रिक है, आप इसको दिमाग में रखना कि टर्म्स को हिंदी में बोलते हैं पद। हिंदी अगर डिक्शनरी में जाकर ढूंढोगे, सॉरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में, तो टर्म्स का हिंदी पद मिलेगा। और पद का मतलब होता है रैंक। पद का मतलब रैंक, पता ना कि क्या पद पे हो, किस पोस्ट पे हो, मींस रैंक, क्या रैंक है आपका। और रैंक का मीनिंग होता है रोल नंबर। आईआईटी में लिखा था ना ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1, AIR 2 कुछ भी, तो रैंक का मतलब रोल नंबर। और रोल नंबर जो होता है दुनिया में किसी भी आदमी का रोल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। किसी का आज तक आप रोल नंबर सुने कि 3.5 है, चाहे -15 है, यानी कि n का जो वैल्यू जब भी रहेगा तो वो नेचुरल नंबर रहेगा। इस यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, यहाँ लिख भी दिए बिलोंग्स टू
कैपिटल एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। फिर से बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना। टर्म्स का हिंदी पद, पद का मतलब रैंक, रैंक का मतलब रोल नंबर, रोल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर। मीन्स एन जो होगा वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है। बाय द वे आप कभी निकाल रहे हैं और अगर एन फ्रैक्शन में आ गया, एन अगर निगेटिव आ गया, एन अगर जीरो आ गया, किसी का जीरो भी नहीं होता है रोल नंबर, जो जो रोल नंबर होगा वही एन का वैल्यू होगा। तो रोल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छे से दिमाग में रखना, कहीं भी अगर एन का वैल्यू रिएक्शन फ्रैक्शन डेसिमल नेगेटिव वगैरह में आ जाएगा, तो हेंस दैट टर्म विल नॉट एग्जिस्ट इन दैट सीक्वेंस या दैट प्रोग्रेशन। तो ये बात समझ में आ गई। t इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से रिलेटेड अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले इसमें 3 नोट पॉइंट है। इस 3 नोट पॉइंट को हम लोग जिसमें से बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट नोट पॉइंट हमारा है, नोट पॉइंट फर्स्ट, कि द nth term of an AP is always in linear form. That is very important. The nth term of an AP is always in linear form. AP का जो nवां टर्म होता है वो हमेशा और हमेशा लीनियर फॉर्म में रखा था। अब लीनियर फॉर्म किसको कहते हैं, इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा। व्हाट इज लीनियर फॉर्म? क्लास 7-8 में आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ तो दिक्कत होगा ही, लेकिन हम हैं समझाने के लिए, तो आप टेंशन ना लें। लीनियर फॉर्म किसी एपी का, जैसे 50वां टर्म की बात नहीं करें, किसी एपी का nवां टर्म निकालेंगे फॉर्मूला पर रख के, तो वो जो फॉर्मेट आएगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा ऑलवेज, और वो लीनियर फॉर्म होगा an प्लस बी। पहले इसको समझ लेते हैं, an प्लस बी। लीनियर फॉर्म किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। लीनियर फॉर्म मींस आप कह सकते हैं having one variable and whose power is 1। वैसा फॉर्मेट जिसमें एक वेरिएबल डाटा हो, मतलब ABCD में से कोई भी एक लेटर हो और उसका पावर 1 ही होना चाहिए, एग्जैक्ट 1, तो उसको लीनियर फॉर्म कहते हैं। जैसे समझो एग्जांपल से 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 एक लीनियर फॉर्म, एक वेरिएबल है यहाँ पे x और इसका पावर भी 1 है, लीनियर फॉर्म। कुछ भी -7x प्लस 9, ये भी लीनियर फॉर्म है, एक वेरिएबल इसका पावर 1, सिर्फ x कहीं लिख दे, ये भी वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और इसका पावर 1, लेकिन कहीं को सिर्फ 9 लिख दे, तो 9 लिख देगा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो लीनियर फॉर्म नहीं है। लीनियर फॉर्म मींस हैविंग वन वेरिएबल एंड व्हिच डिग्री इज 1, डिग्री मींस पावर, तो उसका पावर 1 ही होना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे लिखे कि वेयर a and b any constant value, where a and b any constant value but a does not equal to 0। a 0 नहीं होगा, a इस चलते 0 नहीं होगा क्योंकि a जो है वो n का कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और उसी की वजह से वो लीनियर कहला रहा है। और वेरिएबल का कोएफिशिएंट की वजह से अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर लीनियर ही नहीं होगी। एक छोटा सा फिर से आप स्टोरी समझें। जैसे मान लो कि हम लोग चेस खेलते हैं, और चेस खेलने वक्त अगर मान लो कि यानी कि आपका सब कुछ मरा जाए, हाथी घोड़ा ऊंट जितना भी उसमें होता है, सेना वगैरह सब कुछ, अगर राजा जिंदा है तो खेला कंटिन्यू रहता है, एक घर आगे पीछे पीछे खेलते रहता है राजा। लेकिन अगर सब का सब बचा हुआ है और राजा ही बीच से उड़ जाए, गायब हो जाए, तो उस केस में आपका खेला खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पे वेरिएबल हम शो किए हैं, तो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो ये होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है, इसमें a b c एनी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, a b c एनी कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ले सकता है, a b c का वैल्यू दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो, बट
लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जिसके वजह से क्वाड्रेटिक कहला रहा है, लीड कौन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, बट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यूबिक इक्वेशन में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t होता है, तो वहां पे a b c d कुछ भी वैल्यू अटेन कर सकता है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले सकता है, बट जो क्यूबिक इक्वेशन जो जिसके वजह से क्यूबिक इक्वेशन कहला रहा है पावर 3 की वजह से, तो जो x का पावर 3 होगा उसका कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखना। चलते यहाँ पे हम साफ साफ बता दिए हैं कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, एकदम देख साथ आंसर क्या है कि अब तुमको पता है ऑलवेज लिख रहे हैं, ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, तो हमको पता है कि एबी का तो n टर्म लीनियर फॉर्म में ही देगा जब भी क्वेश्चन देगा, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट डी निकालेंगे, डायरेक्ट डी, और डी होता है कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, और गुणांक का मतलब होता है गुना किया हुआ अंक, और अंक का मतलब होता है डिजिट, मतलब n में जो भी गुना किया हुआ डिजिट रहेगा वही उस एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आप इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाया, ध्यान से देखना। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एकदम इस टाइप से कि इफ द nth टर्म, अब जैसी nth टर्म लिखा ऑफ एन एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 minus 5n, 3 minus 5n, then find its common difference, then find its common difference। सिंपल एकदम क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ध्यान से देखना। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है एकदम डायरेक्ट कि इसका if the nth term of an AP is 3 minus 5n, 3 minus 5n, 3 minus 5n ये लीनियर है कि नहीं, तो कोई भी कर देगा हाँ सर, एक वेरिएबल है n और उसका पावर 1, जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका पावर 1 लीनियर फॉर्म में, और लीनियर फॉर्म में रहना ही पड़ेगा, नहीं लीनियर फॉर्म में देगा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो लीनियर फॉर्म में है। और यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें डी, तो डी होता है कोएफिशिएंट ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n, n का गुणांक, गुणांक मींस गुना किया हुआ अंक, डिजिट मतलब n में क्या गुना किया हुआ डिजिट है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ n है और n के आगे क्या गुना किया हुआ डिजिट है, यहाँ पर n के आगे गुना किया हुआ डिजिट है -5, तो d यहाँ पे -5, एकदम डायरेक्ट पलक झपकते आप आंसर दे देंगे d = -5 आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एपी का जो एनवा टर्म होता है वो हमेशा और हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। अभी हम जनरल टर्म से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही नोट पॉइंट करवा रहे हैं ये, लेकिन अब यहाँ पे बाकी का जो 2 नोट पॉइंट वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन इस वाले को पूरा कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए कि किसी के दिमाग में जा रहा है सर अगर बाई दी पे ये ऑब्जेक्टिव रहा तब तो मैं ऐसे मान लीजिए b = -1, अगर ये सब्जेक्टिव में आ गया तो मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, तब इसका डी कैसे निकालें, डायरेक्ट ऐसे लिखने तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो आइए इसको हम लोग बेसिक मेथड से बताते हैं, बेसिक मेथड से इसका हम डी कैसे निकालेंगे। एक मिनट वेट, बेसिक मेथड से इसका अगर हम देखें, बेसिक मेथड से now here Tn is given 3 minus 5। कुछ बात जो बताएंगे ना तो उसको एकदम हमेशा के लिए दिल में उतार लेना, हमेशा के लिए। जैसे मैथ्स में फार्मूला हो या इक्वेशन, एक चीज दिमाग में रखना, वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर इन द सेंस मतलब अगर यहाँ n रखें तो 3 minus 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम n की जगह पे आम रख देंगे ना, सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, अगर n की जगह पे आम रख देंगे तो 3 minus 5 into आम हो जाएगा, अगर हम n की जगह पे कटहल रख देंगे तो 3 minus 5 into कटहल हो जाएगा।
मतलब n के जब हम जो वैल्यू रखेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा पूरे इक्वेशन या पूरे फॉर्मूला। यानी कि तो अब हम आम और कटहल नहीं रखेंगे, आम और कटहल रखने से क्या फायदा है। अब एक बात ध्यान से देखना कि d का फॉर्मूला क्या होता है, t2 माइनस t1। तो हम आम कटहल क्यों रखेंगे, हम n के जगह पे एक बार 1 रख देते हैं और दूसरा बार n के जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि नाउ n पुट n के जगह पे 1 यानी t1, तो t1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 5 इंटू 1, 3 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, 3 में से माइनस 5 जाएगा माइनस 2। सेकेंड हम n के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, जहां जहां n है 2 चला जाएगा, तो 3 माइनस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 10, 3 में से 10 चला जाएगा तो माइनस 7 बचेगा। t2 माइनस 7 है और t1 माइनस 2 है, therefore d इक्वल टू वी कैन राइट t2 माइनस t1। भाई d तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखो बहुत डिटेल बता चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि d तो होता है अगला माइनस पिछला टर्म, तो अगला तो 15वां माइनस 14वां टर्म भी करेंगे तो d ही मिलेगा। तो हम 15 14 क्यों वैल्यू पुट करेंगे, हमको t2 और t1 से मिल जाएगा। तो t2 इज हियर माइनस 7 और माइनस t1 इज माइनस 2, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो मींस माइनस 7 और ये प्लस 2, तो प्लस 2 और माइनस 7 माइनस 5, d इक्वल टू माइनस 5 आंसर, d इक्वल टू माइनस 5। तो बाकी का जो नोट पॉइंट, जो 2 नोट पॉइंट 2 बच गया है, मतलब नोट पॉइंट में 2 टर्म बचा हुआ, 2 पॉइंट बचा हुआ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।